स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर के सिलसिले में आज हमारे पास जो पेपर 2015 का ही चल रहा है। इस पेपर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। आज हम देखेंगे इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से आपको डिफरेंस वैसे ही बताता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं एक फुल फ्लेज सिस्टम को डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें देखने की बात ये कि डेटाबेस जो है वो आमतौर पर हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ठीक है। और डेटाबेस की एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं। जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पे अगर ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक डेटाबेस है जिसमें एक वेबसाइट बनी हुई है। इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं, सारा कुछ स्टोर हुआ। ये एक वेबसाइट है जो कि वेब बेस्ड डेटाबेस है। इसी पे जाएं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। देखें ये वेब डेटाबेस किस तरह बनते हैं। जैसे बीएससी रिजल्ट्स में लिखूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक मैं वेबसाइट हूँ, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये रिजल्ट जो है यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखूँगा, रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एक डेटाबेस है जिसमें स्टोरेज की फैसिलिटी है, जैसे ये फिगर बता रही है। यहाँ पे क्या है, ये इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक स्टोरेज फैसिलिटी है। यहाँ पे डेट ये हार्ड डिस्क समझ लें, इधर डेटा स्टोर हो रहा है और सामने में फ्रंट पे ये इस तरह पेज नज़र आ रहा है जिसके बैक एंड पे ऐसे डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा फ़र्क है। डेटाबेस जो है वो इंफॉर्मेशन को कह रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डेटाबेस आप कह रहे हैं जी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। जैसे ये जो टेबल है ना, इसमें ये इंफॉर्मेशन है, ये नेचर ऑफ डेटा, ये उसके टेबल की कॉलम है। अगर आप स्टूडेंट ले लें तो आप कहेंगे ये स्टूडेंट का नेम है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, इसका फादर नेम है, ये इंफॉर्मेशन है। तो ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस को बनाना, यानी इस इंफॉर्मेशन को अपना पास स्टोर करने के लिए टेबल बनाना, फिर इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक वेबसाइट इस तरह बना के देना, ये सामने इस वेबसाइट। तो बेसिकली आप समझ लें कि आप जो रिजल्ट को एक्सेस कर रहे हैं ना, रिजल्ट को, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट के रिजल्ट की है ना, वो डेटाबेस है। और उसको एक्सेस करने के लिए जो वेबसाइट बनी है, ये तरीका है जिसके ज़रिए हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक पूरा बना हुआ है जिसके ज़रिए हम उस इन्फॉर्मेशन को या उस रिजल्ट को एक्सेस कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट के रिजल्ट को एक्सेस कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आगे टॉपिक डिटेल में भी आएगा, मजीद पढ़ने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फिर बहुत सारे हैं, कुछ भी देख लें। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट, छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि ये डेटा है और उसको स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से डेटा को एक्सेस करना, डेटा के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप ऐसे समझ लें कि डेटाबेस है, डेटा जो है वो क्या है, स्टूडेंट का रिजल्ट वगैरह हमारे पास पड़े में। इस साल जो स्टूडेंट बीएससी में या बीएस केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए वो हमारे पास रखे हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ये डेटा है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा कि ये चेक करके बताएं कि इस साल बीएस केमिस्ट्री में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो हम कोई एल्गोरिदम या कोई बटन वगैरह अप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो इनेबल हमें करके दे रहा है कि हम डेटा के अंदर से ये मेल फीमेल की तादाद निकालें, हम ये निकालें कि बीएस में कितने पास है कितने फेल हैं, ये सारे रिजल्ट निकालें। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ये सॉफ्टवेयर है और डेटा उसमें रखा हुआ डेटाबेस है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके मज़ीद वर्ड्स। आउटपुट डिवाइस ये आप खुद देख लें, इसमें हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, पूरा चैप्टर है जिसमें हमने प्रिंटर, उसके अलावा की मॉनिटर हैं, स्पीकर हैं, और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस डिस्कस की हुई हैं। एक्सेल वर्कबुक और एक्सेल वर्कशीट में क्या फ़र्क है, एक्सेल वर्कबुक है और वर्कशीट क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल ओपन करके देता हूँ। एक्सेल
एक्सेल में ओपन करके तो इसमें आप चेक करें तो यहाँ पे एक लिखा हुआ वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक का मतलब ये, मैंने एक वर्क बुक ओपन कर ली, ब्लैंक वर्क बुक ओपन की, उसके अंदर बहुत सारी शीट्स बन सकती हैं। ऐसे देखें जितनी चाहे शीट्स क्रिएट करें। तो आप समझिए कि वर्क बुक जो है वो हमारे पास तो इसमें हमने एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कशीट देख ली कि एक्सेल वर्क, इसकी डिटेल आप जो राइट करना है कि कैसे करना है, तो उसके लिए गूगल पे जाके आप बेशक लिख दें कि डिफरेंस बिटवीन एक्सेल, आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी, एक्सेल वर्क बुक वर्सेस वर्कशीट। यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आप बेशक लिख लें, यहाँ से देख लें। लेकिन फ़र्क ये है कि वर्क बुक जो है वो एक बुक की तरह है और वर्कशीट है उसके पेजेस हैं। आप एक एक पेज, एक एक शीट का मतलब एक एक पेज है। आप जितनी चीज़ें चाहें कि ऐड करें, आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के मार्क्स लिखूँ, इधर फिजिक्स के, इधर मैथ के, तो अलग अलग शीट्स बना लें। आप लोगों के टीचर हैं वो क्या करेंगे, बीएस केमिस्ट्री को कोई एक सब्जेक्ट है उसके लिए एक शीट बना लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरी शीट बना लेंगे, तीसरे सब्जेक्ट के लिए वो कोई तीसरी शीट बना लेंगे। इस तरह मल्टीपल शीट्स एक वर्कबुक में हो सकती हैं। इसमें नेम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक जो है ये फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखा था एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये तीन टाइप्स बनती हैं। इसमें फर्स्ट टाइप जो है एनालॉग, फिर डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की हुई हैं। ये वहाँ से आप देख लें। इसके बाद आते हैं जी डिफाइंड स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सप्लेन मेजर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का जो टॉपिक है ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में वहाँ पे ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने, वहाँ से आप ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चैप्टर 4 में डिस्कस हुआ है, ठीक है। मेमोरी एंड इट्स टाइप, तो मेमोरी की टाइप्स, अगेन ये क्वेश्चन भी हमारे पास बुक के मेमोरी की टाइप्स में ये हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2। अगर हम 31 पेज पे जाएं बुक के तो यहाँ पे हमारे पास कैश मेमोरी, यहाँ टाइप डी रैम और एस रैम डिस्कस हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर बनता है ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आप पेज इसका देख लें 39, वहाँ पे ये टॉपिक डी रैम और एस रैम डिस्कस हुआ है, डी रैम एंड एस रैम, ये टॉपिक वहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुआ है। एक्सप्लेन इफ एल्स फार्मूला इन एमएस एक्सेल आल्सो विद एग्जांपल क्रिएटिंग फार्मूला, ये मैं आपको जो वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूँ एक्सेल के, उसमें ये वीडियो आई हुई है कि इफ एल्स का फार्मूला आप डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसको लिखने का तरीकाकार क्या है। वो लिखने का तरीकाकार ये है, मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया तो उसको लिखने का तरीकाकार ये है, जैसे यहाँ पे मैं आपको भी बता देता हूँ। आईटी सीरीज की बुक में तो लिखने का तरीकाकार ये है, कोई भी प्रोसेस है उसको या फार्मूला जो आपने एक्सेल में अप्लाई किया उसको लिखने का तरीकाकार ये है, जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक है, इसके अंदर ये एक सेक्शन है, तो अगर आपने लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कि सिलेक्ट, अब आप फर्स्ट तो एक्सेल ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओपन एक्सेल, फिर आप उसके अंदर फार्मूला जिस जगह लगाते हैं वहाँ लिखेंगे क्लिक ऑन सेल, जिस सेल पे आप फार्मूला लगा रहे हैं वो आपको बताया होगा, डेटा दिया होगा, आप किसी सेल नंबर का लिखते हैं कि ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ G2 पे मैंने फार्मूला लगाया, अप्लाइंग फार्मूला ऑन सेल G2, ठीक है। जी ये कॉलम है और 2 जो है वो ये इसकी रो का नंबर है, तो G2 बन गया ये। इस पर क्लिक करें तो यहाँ नज़र भी आ रहा है G2, मैं इधर जाता हूँ यहाँ पे G3 हो गया। अब जिस पे अप्लाई किया वो नज़र आ गया, अब आपने उस पर फार्मूला अप्लाई किया तो आप पहले लिखेंगे जी ये अप्लाइंग फार्मूला, उससे पहले आप इक्वल का साइन डालेंगे और इस तरह, तो ये मतलब इस तरह प्रोसेस लिखने का होता है। आप उसको लिखते इस तरह प्रॉपर तरीके से, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक में कि सिलेक्ट क्लिक, इस तरह एक जुमला बना के पॉइंट्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5, जितने स्टेप आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं हम पेपर पे कि ये फार्मूले का तो आपने वीडियो से देख लेना। उसके बाद है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट विद देयर यूजेस एंड एप्लीकेशंस।
तो ये पावर पॉइंट जो है इसकी, अब ये चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो इसके हवाले से मैं आपको एक ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास इसकी वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं और ये हमारे पास है, वो सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख के पावर पॉइंट की आप तसल्ली से ये क्वेश्चन समझ लेंगे। ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी MS पावर पॉइंट। इसमें इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियोस देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है। 2015 के कुछ और पेपर भी हैं, वो फिर मतलब इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन जैसे ये वाला है, हम ये भी देख लेंगे। इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में चलें देख लेते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का टॉपिक जो है वो CMOS वाला टॉपिक है, ये डिस्कस हो गया है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन, अगेन उससे पहले वो जो वीडियो आपको शेयर की गई है वीडियो नंबर 1 2015 की, उसमें शेयर हुआ है। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी उसी में डिस्कस हुआ है। टच पैड, हेडर एंड फुटर MS वर्ड, हेडर एंड फुटर वाला जो टॉपिक है वो MS वर्ड की वीडियो में डिस्कस हुआ है। मोडेम आल्सो नेम इट्स टाइप्स, ये टॉपिक हमारे लिए नया है, मोडेम और उसके टाइप्स। यहाँ पे मोडेम जो है ना, वो बेसिकली राउटर को कहते हैं। आज के दौर में राउटर है, पुराने दौर में इस तरह मोडेम हुआ करती थी, ठीक है। मोडेम एंड इट्स टाइप्स, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास मोडेम किस तरह की होती थी पुराने दौर में। आज का जो काम हमारा राउटर करके दे रहा है ना, वो पहले मोडेम करके दिया करती थी। इसकी फिगर्स देखते हैं इमेज, तो हमारे पास मोडेम आ जाएंगी यहाँ पे। राउटर से मिलती जुलती हैं, इस तरह की होती थी, ये जैसे यहाँ पे दी हुई है, इस तरह की मोडेम हुआ करती थी। आजकल जो है उसको रिप्लेस कर दिया है राउटर ने। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है ये वाली, दो टाइप्स हैं इसकी। जो राउटर की डेफिनेशन है ना, राउटर मतलब क्या करके दे रहा है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके दे रहा है। जैसे ये डेफिनेशन है कि डिवाइस है, डिवाइस के साथ आपने मोडेम लगाई हुई है, मोडेम आपको पीटी सेल से कनेक्ट कर रही है और पीटी सेल के थ्रू आप दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो इसमें सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिजिटल पे काम करता है, डिजिटल ने डेटा सेंड किया, आपके किसी को ईमेल की है, तो ये ईमेल जो है ये डिजिटल की फॉर्म में मोडेम के पास गई, मोडेम ने इस ईमेल को क्या किया, एनालॉग में कन्वर्ट किया, एनालॉग से कन्वर्ट होते हुए वो पीटी सेल के पास चली गई, अपने नेक्स्ट राउटर के पास। आगे से फिर पीटी सेल ने नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट इस तरह सेंड करते गए और इस तरह दुनिया में जहां पहुंचना है वो उस जगह पे पहुंच जाता है। और इसी तरह वापस जब आप तक डेटा आना होता है तो आपके पीटी सेल के जो करीब तरीन जिससे आप कनेक्ट हैं उधर से डेटा आप आपके मॉडेम के पास आता है और वहां से वो एनालॉग से फिर वो इस तरह डिजिटल में कन्वर्ट होकर आप तक पहुंच जाता है, उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो एक प्रोसेस हमारे पास होता है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ इमेज में देखें, डिजिटल कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। हमें नजर आएगा कि मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है मैसेज आपका, ठीक है। ये डिजिटल से आपका जो कंप्यूटर का मैसेज है वो एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये मॉड्यूलेशन इन हम मॉडेम कह देते हैं। ये हमें बता भी देगी कि मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अगेन यही फिगर आई है कि आपकी कंप्यूटर ऐसे डिजिटल है, यहाँ पे मॉडेम है, इसने इसको एनालॉग में कन्वर्ट किया है, दूसरे एंड वही मॉडेम है, दूसरे एंड वाली मॉडेम क्या कर रही है कि इस एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर रही है। तो इस प्रोसेस में ये वाला कि आपके कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल यहाँ तक गया, यहाँ से एनालॉग में कन्वर्ट से मॉड्यूलेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप पे डीमॉड्यूलेशन, वापस डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मॉडेम करके दे, इसकी दो टाइप्स हैं, यहाँ पे हमने टाइप्स देखी भी थी, दोबारा देख लेते हैं। ये जो दो टाइप्स हैं इसकी, ये दो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स हैं मॉडेम की, बेसिकली दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल मॉडेम, यही आप बेशक वेबसाइट के थ्रू देख लें, यहीं से बेशक चाहें तो पढ़ लें, बहुत ईजी है। यहाँ से आप देखें, एक आपको नज़र भी आ रहा है, टेबल की फॉर्म में नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ इधर, तो यही देख लेना। इसमें एक इंटरनल मोडेम है और एक एक्सटर्नल मोडेम है। एक्सटर्नल मोडेम तो वैसी रखी जाती है बाहर राउटर की तरह, जो इंटरनल मोडेम है वो कंप्यूटर के अंदर लगती है, यानी सिस्टम यूनिट के अंदर लगती है, ठीक है। इंटरनल मोडेम जो है
इंटरनल मोडेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। ये देखें, ये कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है, मोडेम लग जाती है और इसके बैक साइड पे फिर इंटरनेट की केबल लग जाती है। इसकी डेफिनेशन में इंटरनल मोडेम से आमतौर पर एक पर्सन कनेक्ट हो सकता है, एक्सटर्नल मोडेम राउटर की तरह है, उससे बहुत सारे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल मोडेम जो है, एक्सटर्नल मोडेम इंटरनल को पावर नहीं देनी पड़ती क्योंकि मदरबोर्ड पे लगी हुई है तो वहीं से पावर ले रही है। एक्सटर्नल मोडेम जिसको पावर भी देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से ये इजी मुश्किल नहीं है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस किया आज ही के लेक्चर में। बायोमेट्रिक इनपुट, बायोमेट्रिक इनपुट जो है वो हमारे पास टॉपिक इनपुट के टॉपिक में आया हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ कि इनपुट में ये है। तो इसमें हमारे पास इनपुट में इनपुट के टॉपिक में हैंड हेल्ड स्कैनर, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक वहाँ नहीं है, यहाँ देख लेते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं। बायोमेट्रिक इनपुट जो मतलब जो अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होती है ऑफिस में, उसे हम बायोमेट्रिक इनपुट कहते हैं। बायोमेट्रिक इनपुट की डेफिनेशन ये है कि एक पर्सन जो है ना वो अपने थंब को या फिंगर्स को या रेटिना वगैरह, आंखों की जो रेटिना है उसको स्कैन करता है किसी कैमरे के आगे ताकि उसकी कोई एंट्री हो सके। ठीक है, तो ये आमतौर पर ऑफिस में या रिसर्च सेंटर्स में ये लगी जाती है। इसकी एग्जांपल देखें, बैंक्स में जाएँ तो आपको ये ज़रूरत पड़ती है, सिम निकलवाएँ तब भी ज़रूरत पड़ती है, नादरा के ऑफ़िस आपसे ये लेते हैं। इस तरह वो लेते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अपने 5 फ पूरा हाथ जो है वो इस मशीन पे रख दें और वहाँ से वो आपको स्कैन करके आपके फिंगरप्रिंट्स अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह ये कॉमसेट या और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या कर रही होती हैं कि इस तरह अटेंडेंस लगाती हैं। वहाँ पे लोग अपनी फिंगरप्रिंट वहाँ पे देते हैं, सामने कैमरा भी लगा होता है, पिक्चर भी आ रही होती है। ठीक है, तो ये अब देखें इस तरह बायोमेट्रिक इनपुट की ये भी एग्ज़ाम्पल है। रेटिना स्कैन हो रही है, एक पर्सन ने डिवाइस लगाई हुई है, उसकी आंखें स्कैन हो रही हैं और वो वेरीफाई हो रहा है कि ये मुल्क का शहरी है कि नहीं, ये शायद इंडिया का है। इस तरह हमारे पास तो ये बायोमेट्रिक इनपुट का मतलब है कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जिसमें फिंगरप्रिंट है। ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम उसके अंदर फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, रेटिना ली जाती है, फेस की कोई रिकॉग्निशन ली जाती है, चेहरे की पिक्चर ली जाती है। ये सारे मेथड हैं इन एक्सेस देने के लिए। तो अब ये सारी डिवाइसेस जो बायोमेट्रिक में आती हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप यहाँ से देख लें, पढ़ लें। ये हमने देखी है कि बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो यूनिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक लेती है। क्यों? एक्सेस देनी होती है किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल फ़ोन में। और आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ये लगाते हैं, आपके वो अक्सर आपने देखा होगा कि आप वो फिंगर जो स्कैन है ना उसका भी आपने इनेबल किया होता है पासवर्ड, वो लगाते हैं, आपके स्कैन होते हैं, पासवर्ड की एक्सेस मिल जाती है आपको, कंप्यूटर ओपन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क। ये टॉपिक हम क्लास में आजकल डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, और कल की क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया है कि नेटवर्क क्या है। आगे भी डिस्कस करते रहेंगे तो होपफुली क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी? इसको देख लेते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एक अलग डोमेन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसमें आप कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं। कि ये इसकी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर इलीगल एक्सेस से बचाना है, उस पर लॉक लगाना है। तो लॉक लगाने के जो है हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस, ये देखें, ये डेफिनेशन बता रही है कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर को लॉक लगा दें। अब कंप्यूटर को लॉक आप दरवाजों की तरह तो नहीं लगा सकते जिस तरह डोर्स पे लगता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। एक तरीका पासवर्ड है। ठीक है, आप कंप्यूटर पासवर्ड लगा दें, और बाकी जो भी हमने बायोमेट्रिक इनपुट दी है ना कि कंप्यूटर को पासवर्ड के साथ साथ आप चाहें तो फिंगरप्रिंट लगा के उससे इनेबल कर दें, टच सिस्टम अगर है तो आप कंप्यूटर को पैटर्न दे दें, पासवर्ड दे दें, और किसी जगह पे थंब इम्प्रेशन लगाएं तो तब भी आपको ये इनपुट दे दे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि कंप्यूटर को, अपने डेटा को, कंप्यूटर को नहीं बल्कि उसके अंदर पड़े हुए डेटा को आपने सेफ रखना है। उसको सेफ रखने का तरीका क्या है? आप उसके ऊपर इलीगल एक्सेस बचाते हैं, तो उसके लिए सबसे मशहूर मेथड क्या है? वो पासवर्ड। और दूसरा फिर वो फिंगर प्रिंट है, जैसे यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन में भी करते रहते हैं, फिंगर प्रिंट, रेटिना स्कैन, ये सारे मेथड। साउंड भी कई लोग लगाते हैं, कोई पासवर्ड देते हैं, आवाज़ से बोल के देते हैं ताकि और
हो जाए। इससे क्या होता है, कंप्यूटर का जो डेटा है वो कोई दूसरा पर्सन ले नहीं सकता, ठीक है। तो कोई इस तरह आपका डेटा आपकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकता। और डेटा आजकल बहुत बड़ी पावर है, जिसके पास डेटा आ जाए, किसी के हवाले से भी डेटा आ जाए, तो वो बहुत मतलब मिसाल के तौर पर रिसर्च हुई है, कोई ड्रोन है फॉर एग्जांपल, उसका कोई डिज़ाइन बना हुआ है और कोई इलीगल एक्सेस करके किसी कंप्यूटर में उस ड्रोन का डिज़ाइन ले लेता है, तो जिस पर्सन ने रिसर्च किया उसकी सारी तो मेहनत तो ज़ाया चली गई। ठीक है, इस तरह आपने कोई केमिकल बनाया है, बहुत अच्छे किस्म का कोई पेंट बनाया है, कोई इस तरह आपने नई इनोवेशन की है, वो आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर में, आप चाहेंगे ये किसी और को ना मिले, आपके पास ही रहे। अगर कोई इलीगल एक्सेस से आपका डेटा ले लेता है, इसका मतलब क्या है कि वो फिर वो चीज़ अब खुद बना लेगा, अपने नाम से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये चीज़ देखें, इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है कि आप कंप्यूटर में कोई इस तरह घुस के एक्सेस करने की कोशिश करें। इन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे मेथड करते हैं, पासवर्ड भी लगाते हैं, रेटिना स्कैन भी लगाते हैं, फिंगर प्रिंट वगैरह भी सारे लगाते हैं, ताकि कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस से बचाया जाए। कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए डेटा को सेफ रखना, ठीक है। यहाँ से आप गूगल पे लिखेंगे डेफिनेशन, तो आपको यहाँ से मिल भी जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। ये यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, पढ़ लें, यहीं से याद कर लें, कोई मसला नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपने उस हिसाब से 4-5 लाइंस में इसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो आज हमने 2015 का भी एक पेपर किया, उसमें हमने यहाँ तक देख लिया। बाकी इसके अंदर आगे आए तो यहाँ पे इफ एल्स फार्मूला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये तो हम पावर पॉइंट के लेक्चर आपको शेयर कर दिए हैं। इफ एल्स जो है वो एक्सेल के लेक्चर्स में दी हुई है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस भी आंसर मैं कर चुका हूँ, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में कहीं दिया होगा, पूरा चैप्टर इसके ऊपर। मेजर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये इनपुट डिवाइस, तो हमने ये पेपर आज कंप्लीट कर लिया, ये वाला भी, जो 2015 का एक और पेपर है। इसमें हम देख लेंगे कोई 2015 का कोई और पेपर भी, कंप्यूटर यूजेज, ये डिफरेंट होगा, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं। 2015 के हमने 2 पेपर कर लिए, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में।